बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब आज थोड़ा सा मेरी इस आँख में आपको नज़र आ रहा होगा कि लाली है और बड़ा मसला है, बड़ी तकलीफ़ दे रही है। रात को ही मैंने इसको 3-4 मरतबा वॉश किया और वो जिसको उर्दू में कहते हैं आशोब चश्म, वो हो गया। मेरी पहले तो ये नीयत थी कि मैं वो सन ग्लासेस लगा लूँ और फिर ये प्रोग्राम करूँ। फिर मैं अभी तकरीबन आप ये देखें पसीना जितना आया हुआ है, क्योंकि लाइट को सेट करते करते जो है वो बड़ा टाइम लग गया। लेकिन मेरी आंखों में वो लाइट का शेड आ रहा था और उसकी स्क्रीन जो रिज़ल्ट था वो ठीक नहीं था, तो मजबूरन मैंने वो जनाब सामने सामने अब मैं नज़र आ रही है, मैंने एक जगह पे रख दिया अपनी सन ग्लासेस को। और अब जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पे माफ़ी का तलबगार हूँ जी। आज के इस प्रोग्राम में मुझे आप ऐसे ही देखेंगे कि जिसमें मेरी एक आँख छोटी भी हो गई है, ये लाल भी हो गई है। पहले से वैसे बेहतर है, मैंने मेडिसिन को यूज़ किया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आशोब चश्म का शिकार हूँ। मैं तो आशोब चश्म का शिकार हूँ, मेरी आँख में तो मसला है, लेकिन कुछ चश्म कुशा, अब ये आँख यूँ हो रही है ना मेरी और ये बंद हो रही है, लेकिन चश्म कुशा यानी इस बंद होती आँख को भी खोलने वाली कुछ ख़बरें जो हैं वो आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये कि एक ऐसी ख़बर जिसको आपने बहुत से ज़ावियों से सुना, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था, मैं उस खबर पे गौर कर रहा था। और गौर इसलिए कर रहा था कि यार अब ये खबर तो बड़ी पिट गई है, लेकिन सुबह से लेकर फिर तकरीबन शाम तक जो यूथिये हैं वो उस पर नाचते रहे। ये जनाब ये उनका था। और उससे पहले ये हुआ, खबर की तरफ बाद में आते हैं कि 2 दिन पहले हमारे कुछ ऐसे दोस्त के जो यूथिये हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। अब ज़ाहिर ताल्लुकात तो अपनी जगह पे हैं और सियासी मुखालफत और सियासी वाबस्तगी वो अपनी जगह पे है, हर किसी का अपना हक है। तो वो लोग जो स्टेटस लगा रहे थे उसमें लिखा जा रहा था कि हम सदर आरिफ अलवी को झंझोड़ रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दो। और फिर कल ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए स्टेटस की, ना अब आज फ़लाँ साहब जो हैं, फ़लाँ जो वकील हैं, उन्होंने दोबारा जो है वो सदर आरिफ अलवी को झंझोड़ा है कि वो तारीख दे। जबकि उससे पहले हम आपको ये बता चुके थे कि ऐवान सदर के फ्लोर नंबर 4 पे क्या कुछ हुआ था, कौन सी शख्सियात जो हैं वो सदर साहब से मिली थी और क्या एक ज़बानी मुआहिदा जो है वो हो गया था। और उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि सदर साहब तारीख नहीं देंगे, लेकिन हमें यूथियों से ये पता चला कि जनाब तारीख सदर साहब ने दे दी। इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत, डॉक्टर, डेंटिस्ट, दंदान साज आरिफ अलवी ने दे दी। और फिर ये कल ख़बर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चलती रही कि जनाब आरिफ अलवी ने तारीख का ऐलान कर दिया। और यही वो ख़बर थी जिसमें यूथिये झूमते रहे, नाचते रहे और जनाब उन्हें वो अल्लाह अल हक है, अल्लाह तो अल हक है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कल इस जुमले को यूथियों की तरफ से बड़ा इस्तेमाल किया गया और लग ये रहा था कि सदर ने अगर इलेक्शन की तारीख दे दी है बकौल यूथियों के, तो बस अब इमरान खान अगली ही छलांग में जेल से बाहर होंगे और उनका जो दूसरा कदम है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा बतौर वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन जब असल में ना आजकल ये नून लीग की तरह, जैसे आपको पता है नून लीग वाले भी मिठाई बड़ी जल्दी खा लेते थे और फिर उसके बाद उन्हें बताया जाता था कि भाई जिस चीज़ की आपने मिठाई खाई है ना वो चीज़ तो आपके ख़िलाफ़ है, उसमें यूथिये बड़े नाचते थे कि वो पटवारियों ने मिठाई खा ली होती थी। अब कल ये काम पटवारियों ने किया, उन्होंने गिन गिन के बदला उतारा। ओके भाई, पहले ये पढ़ तो लो कि सदर ने लिखा क्या। अब सदर ने जो लिखा वो विकेट की दोनों तरफ खेलना है, क्योंकि जाहिर है उनसे तो उनको तो बता दिया गया था, रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, बता दिया गया था कि ये नहीं करना, ये ख़तबाजी लेटरबाजी नहीं करनी। तो सदर साहब ने बुनियादी तौर पे जो लिखा उसका खुलासा ये है कि मैंने 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। और यूँ अब आइन जो है उसके मुताबिक जब कौमी असम्बली तहलील हो जाती है तो 89 89 दिनों के बाद जो आगे दिन नंबर 90 होता है, 19th डे जो होता है वो इलेक्शन का दिन होता है। ये मैं आपको सदर साहब के इस ख़त का उर्दू तर्जमा पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर 9 सितंबर को मैंने असम्बली तोड़ी तो फिर वो जो 89 दिन पूरे होते हैं और वो जो दिन नंबर 90 बनता है वो है 6th डे ऑफ नवंबर। ठीक है, अगर मैंने 9 सितंबर को असम्बली तोड़ी है
तो 90 दिन बनते हैं 6 नवंबर को, तो 6 नवंबर इलेक्शन का दिन बनता है। ताहम आप ये करें कि तमाम सियासी जमातें भी इस पर मशवरा कर लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी मशवरा कर लें कि वो जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, वो जो इलेक्शंस हैं, वो भी इसी दिन एक ही दिन होने चाहिए, ताकि वो सारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा हो जाए। और फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करे। मेरी ये एडवाइस है, दिस इज़ नॉट अ डिक्टेशन, ये हुक्म नहीं है, ये हरफ आखिर नहीं है, ये फाइनल बात नहीं है। अब ज़रा गौर से इसको सुन लें आप, मजाक अपनी जगह, कि ये एक एडवाइस है, ये एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि आपका जो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाईजान वो जो है ना, वो आपके 90 दिन पूरे हो जाते हैं 5 नवंबर को, तो 6 नवंबर आपका इलेक्शन का दिन बनता है आइन के मुताबिक। जैसे वो मौलाना तो खैर नहीं कहना चाहिए, जैसे फजलुर रहमान से मनसूब किए थे ना 73 के आइन के तनाजुर में, तो वो 73 के आइन के तनाजुर में 6 नवंबर बनती है। तो मेरी तजवीज़ है ये। तो और उसके बाद जो जुडिशरी है उसको भी आप इसमें शामिल कर लें, और एक तारीख जो है वो तय कर लें। अब हमारे दोस्तों ने, बड़े सीनियर लोगों ने इस बात को उठा के कल सारा दिन प्रोग्राम्स किए, वीलॉग्स किए, बड़ी चीज़ों से जोड़ा। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जनाब एक अपना प्रॉब्लम खड़ी की है सदर मुमलिकत ने आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए। जब वो आएंगे तो उनकी टेबल पे पड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसमें है तो वो मौसूफ सदर ही। तो अब बंदे का एहतराम हो ना हो, उस मनसब का एहतराम तो बहरहाल है। तो सरबराह मुमलिकत, आइनी सरबराह मुमलिकत की जानिब से जब वो उनके सामने पड़ा होगा, तो अब अगर काजी फायज़ ईसा उसके ऊपर कानून के और आइन के मुताबिक चलेंगे तो फिर भी वो फंसेंगे, और अगर उसको वो डिले कर देंगे तो फिर भी वो फंसेंगे। तो बेसिकली ये एक शरारत है आरिफ अलवी की जानिब से, ये गंदा करने के लिए जनाब काजी फायज़ ईसा साहब को। एक नज़रिया जो है वो कल ये बताया गया। दूसरा नज़रिया ये बताया गया जी कि कुछ सलमान न्याजी नाम का बंदा है, वकील है गालबन, उसके ज़रिए इमरान खान चूँकि पहले ही बड़ा नाराज़ है आरिफ अलवी से, तो उसने ये एक लास्ट चीज़ जो है वो भेजी है कि फ़ौरन ऐलान करें। और यही बुनियादी तौर पे वो बात थी जो मैंने आपको कहा ना कि यूथ ये वाला मैसेज कर रहे थे कि सदर को हमने झंझोड़ा है कि उठो, उठ जाओ, बेदार हो जाओ, आंखें खोलो और इलेक्शन की तारीख दो। तो दूसरा जो नज़रिया था वो ये था। अब एक तीसरा नज़रिया भी है, क्योंकि आपको पता है कि चौथे फ्लोर पे अगर फ़ौज के सरबराह ने और एजेंसी के सरबराह ने बाकायदा आके सदर साहब की आगे ये गुजारिश कर दी थी कि अब हम बड़ी मुश्किल इकानमी को ठीक कर रहे हैं, तो अब पंगेबाजी मत करना, खामोशी से बैठे रहो, तो फिर सदर की जुर्रत तो नहीं है कि वह ऐसा करे। तो सदर ने ऐसा क्यों किया? अब थोड़ा सा आप चले जाएं इसके पस मंज़र में। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं सोच रहा था कि इस बात के कौन से जाविये हैं, वो तमाम जाविये तो लोगों ने आपके आगे बयान कल से कर दिए। मैं आज जो जाविया बयान कर रहा हूँ वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैंने खंगाला है मेन स्ट्रीम मीडिया को और इसको सोशल मीडिया को, तो मुझे ये वाला ये नुक्ता नज़र किसी का नहीं लगा। तो मुझे थोड़ी सी जनाब कल वो भी हुई, थोड़ा सा सीना मैंने चौड़ा किया कि ये नुक्ता नज़र मेरा। वो नुक्ता नज़र क्या है? हुमायूं दिलावर साहब ने जब ये किया कि उन्होंने, अब जज का तो काम ही यही है, वो सारा दिन सज़ाएँ सुनाते हैं या बरी करते हैं या तारीखें डालते हैं, तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं। और उनके आगे मुजरिम भी पेश होते हैं, मुलजिम भी पेश होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, बेगुनाह भी होते हैं, केसेस चलते हैं। एन उसी तरह आपको तो पता है कि बंदयाल ने जो कुछ किया, और फिर बंदयाल के दाएं बाएं बैठे हुए लोगों ने जो कुछ किया, वो क्या उसे कहते हैं कि फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने 4 कनाल का बंगला बनाने वाले ने, ट्रकों वाले ने, बाबे ने जो कुछ किया, और एजाज और मुनीब ने जो कुछ किया, वो सारा आपके सामने है। तो खेलते रहे, इनका मुंह जो है वो अदालतों की तरफ था। लेकिन बस कोई एक बंदा फिर उठ गया, उसने जुर्रत की और उसने खान साहब को सज़ा देकर उठा के जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रोलिंग जो शुरू हुई, फिर उसके बाद आपको पता है कि एक बाकायदा रूटीन का कोर्स था जिसको करने के लिए हुमायूं दिलावर साहब इंग्लैंड गए थे, जिसको इस बात से यूथियों ने जोड़ा कि ये जनाब अपने आका के पास गया है, और इसका आका जो है, जो इसका मालिक है, वो तो नवाज शरीफ है, और ये उससे आशीर्वाद लेने गया है।
और उससे पैसे पकड़ने गया है, वो पैसे जो इसने बुनियादी तौर पर डील के तहत मुबैना तौर पर यूथियों के मुताबिक नवाज शरीफ से तय किए हुए थे कि अगर ये इमरान खान को जेल में डालेगा तो इसको वारे न्यारे हो जाएंगे, तो ये हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो लौंडे लपाड़े, वो गलीज किरदार, वो शायान अली जैसे, और वो आदिल राजे और मुईद हरामजादे जैसे, और काफ़ी सारे जट्टां दा मुश्तरका पुत्र, वो कहता ना मैं जट्टां दा पुत्र हाँ, तो वो ठीक कहता है, काफ़ी सारे जट्टों का मुश्तरका पुत्र शहबाज गिल, इस जैसे लोग जो हैं वो उनकी ज़बानें खुल गईं और उन्होंने हुमायूं दिलावर के साथ फिर जो ऐसी तैसी फेरी, उन गुंडों ने जो हमले किए, उन गुंडों के हमलों के बाद हुमायूं दिलावर साहब इतने साइकोलॉजिकली प्रेशर में आए कि उनको उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी गई, उनकी नस्लें उजाड़ देने की धमकियां पीटीआई की जानिब से दी गई, और उस बंदे ने फिर ये रिक्वेस्ट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मुझे आप OST यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो बना दे। तो उन्होंने अपना तबादला करवा लिया और वो अब सख्त सिक्योरिटी में है। और वजह है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी क्या कि जब इनके ख़िलाफ़ फैसला आया और न्याजी साहब को जेल में रहना पड़ रहा है, तो जिसने वो सज़ा दी उसके पीछे लग गए, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है, अब वो उन जान के दर पे है। फिर यही गुंडागर्दी इन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से भी की, और सरगना तो इनका इमरान न्याजी ही है। आमिर फ़ारूक के हवाले से जब की तो वो भी आपके सामने है कि कितना प्रेशराइज़ किया और कितना चीज़ों को किस तरीके से लेके जो है वो चले हैं। फिर अबुल हसनात जुल्करनैन, और फिर एक दिन अबुल हसनात जुल्करनैन को ये कहना पड़ा कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। और आपको पता है कि यूथिये इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मिसदाक, कि देखें जनाब हर मुलजिम जो है वो अदालत में पेश होता है, हमारा न्याजी इतना महान और महात्मा है कि जज उसके सामने पेश हो रहा है अटक जेल के अंदर। बल्कि अभी भी जब हसनात साहब गए हैं, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, तो यूथियों के स्टेटस यही थे कि मतलब मैंने खुद अपने आंखों से देखा और पढ़ा कि जनाब जज अबुल हसनात जुल्करनैन इमरान खान के रूबरू पेश हो गए, ये कर रहे थे। तो ये है इनकी गुंडागर्दी। ये गुंडागर्दी चूँकि बड़ा ज़माने साज और घाघ आदमी है आरिफ अलवी, उसको पता थी कि जनाब किसी वक्त भी आप मुझे घर जाना है, मैं अपना टर्नओवर मुकम्मल कर चुका हूँ, तो अगर मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा तो मुझ पे तो ये गुंडे हमला कर देंगे, मुझ पे ये गुंडे बिल्कुल ऐसे ही हमला कर देंगे जैसे हुमायूं दिलावर पे करते हैं, जैसे अबुल हसनात जुल्करनैन पे करते हैं, जैसे आमिर फ़ारूक पे करते हैं। अलवी ने फिर एक गोल मोल सा जो एक लेटर है वो जारी कर दिया, एक गोल मोल सा, जो मैंने आपको जिसका उर्दू तर्जमा करके बताया ना, एक गोल मोल सा लेटर जारी कर दिया ताकि दोनों घर रख लिए ना कि ये भी रह जाए। ये गो के इस बात पे अब इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है कि जनाब हमने तुम्हें लेटरबाजी से मना किया था, और इस बात पे फिर ज़ाहिर है बाकी लोग भी नाराज़ है, और ज़ाहिर है इसका होगा तो कुछ नहीं, वो तो एक तजवीज़ है, बनेगा तो कुछ नहीं। लेकिन आरिफ अलवी ने इस बात का सामान कर लिया, इस बात का बंदोबस्त कर लिया कि कल को जब वो अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे तो इस किस्म की गुंडागर्दी से बच जाए। उन्हें ये ना कहा जाए कि जनाब तुमने हमारे खान को जिताने के लिए जो इलेक्शन होना था उसकी तारीख नहीं दे दी। मैं तो कह दूंगा जनाब ये देखें, ये लेटर मैंने तो तारीख दे दी थी। तो इसलिए अब एक ज़ाविया निगाह मेरे नज़दीक ये है कि ये जो कुछ हुआ है, ये जो लेटर जारी हुआ है, इसकी वर्थ कितनी सारी है वो तो आपको मैंने भी बता दी, और मुझसे बहुत बेहतर लोगों ने भी आपको बता दी। लेकिन आपको ये पता चल गया कि बुनियादी तौर पे इसका एक ज़ाविया निगाह ये भी है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आरिफ अलवी गुंडों के हमलों से बाल बाल बच गए। अब दूसरी चीज़ ये कि वो चकवाली, अब चकवाल बड़ा खूबसूरत ज़िला है, पाकिस्तान का सरसब्ज़ तरीन अज़ला में से एक है, झीलों और आबशारों की सरज़मीन है, जंगली हयात वहाँ पे वाफर है, और ये जो पूरा ख़िता पोटोहार है, ख़ास तौर पे चकवाल, इसके तकरीबन हर दूसरे घर में, या कहें कि हर पहले घर में लोग फ़ौज में हैं, वो एयरफोर्स में हैं, वो आर्मी में हैं, वो नेवी में हैं, वो रेंजर्स में हैं, वो मुजाहिद फ़ोर्स में हैं, वगैरह वगैरह। शुहदा की सरज़मीन है, कुर्बानियाँ देने वालों की सरज़मीन है। मेरा बड़ा पसंदीदा इलाका है। मैं जब PTV में था और जब वहाँ पे मेरा एक शो चला करता था, तो मैंने बाकायदा चकवाल पे 2 मरतबा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और चकवाल के मैक्सिमम मकामात जो हैं वो मैंने उसमें एक्सप्लोर किए थे। तो चकवाल तो हमारी जान है, चकवाली तो हमारे जिंद जान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माथे पे जब कालक का
कलंक का टीका पड़ता है ना, तो फिर वो उनका इलाका भी बदनाम हो जाता है। जैसे ये फैज़ हमीद चकवालिया। अब एक ख़बर मुसद्दका नहीं है, लेकिन ये है कि उड़ती उड़ती हम तक पहुंची है कि वो जो इदारा है जिससे ताल्लुक़ था फैज़ हमीद का, उन्होंने अब फैज़ हमीद को ग्रैब कर लिया है और उसको वो ज़ेरे अताब आ गया है। अब उसको एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि अब वो तहवील में है इदारे की। ये मुसद्दका ख़बर नहीं है, लेकिन यह है कि अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो बहरहाल ऐसा ही होने जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि वो जो ख्वाब देख रहा था यहाँ लतीफ़ाल में, ये इधर ही नीलादुल्ला के साथ जो नीलादुल्ला का इंटरचेंज है M2 पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, उसके साथ ही लतीफ़ाल, और फिर लतीफ़ाल में वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रोज़न मीट जमे हुए गोश्त का प्लांट लगाने चला था। ज़ाहिर है हराम के पैसे से ही वो ये करने जा रहा था। नजफ़ हमीद उसका भाई पटवारी, वो भी उसके साथ था। तो बहरहाल वो अब रेडार पे तो थे, अब ज़रा करीब उनको कर लिया गया है। अब फ़ौज ने जो अपना एक डंडा घुमाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर जो है वो आज 298 से भी नीचे आ गया, 297 रुपये कुछ पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और वो जो फ़र्क था इंटर बैंक का और ओपन मार्केट सा, वो ना होने के बराबर रह गया। कहाँ ये 340 पे गया और 337 पे गया, और 350 में भी ये ओपन मार्केट में दस्तयाब नहीं था। तो अगर यही रफ्तार रहती है तो यकीनन ये जो ग्राउंड है ये बड़ा बेहतर हो जाएगा और इकानमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। अब इसमें आप इस फ़र्क को यूँ समझे कि डॉलर अगर चंद पैसे भी नीचे आता है तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ है, चूँकि वो फॉरेन करेंसी में है, डॉलर्स में है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए की कमी वाक़ई हो जाती है। चे जाए कि इसके अंदर 50 रुपये की छलांग तकरीबन ओपन मार्केट के हिसाब से और इंटर बैंक के हिसाब से कोई 33-34 रुपया ये नीचे आ चुका है। तो अरबों रुपए की, जैसे इसके बढ़ने से अरबों रुपए का इजाफा हो जाता है हमारे बैरूनी कर्ज़ों में, बिल्कुल उसी तरह इसमें अरबों रुपए की कमी आ जाती है। तो ये एक रिलीफ है। गोश्त की कीमतें जो हैं वो भी कम हुई हैं। अंडों की कीमतें भी सुना है कि कुछ शहरों में कम हुई है, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा इस वक्त भी। हाँ, ये बात है कि जब ये डॉलर की कीमत ऊपर गई है तो यहाँ रावलपिंडी में 850 से 900 के दरमियान भी जो चिकन है उसकी कीमत चली गई थी पर केजी। अब जो है यानी कल का जो रेट था वो तकरीबन 580 रुपये था। फिर एक जगह पे मैंने 550 रुपये भी देखा, जो साफ़ी गोश्त है, जिसमें वो जो गोश्त है जिसमें कलेजी और पोट वगैरह जो है वो शामिल नहीं होती। तो ये कम तो हुआ, यानी आप चले 550 को भी छोड़े, 600 का एक राउंड फिगर ले लें, 600 पे आया। लेकिन इसके बावजूद 600 रुपया किलो चिकन एक बहुत महंगी कीमत है। आम आदमी का जो हाल है और जो महंगाई की सूरत हाल है और जो लोगों की इनकम है, उसको अगर उसका तनासब निकाला जाए तो 600 रुपये का जो किलो चिकन है ये बड़ा महंगा है। इसको 300 रुपये, 280 रुपये, 250 रुपये होना चाहिए, जैसे ये हुआ करता था। लेकिन तो मैं ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि बिल्कुल वो दूध और शहद की नहरें बहने लग पड़ी हैं, जैसे दावे ये PTI वाले अपने दौर के हवाले से करते रहे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हाँ, कमी ज़रूर आना शुरू हुई है। तो वो जो चीज़ों में हम पिछले कई महीनों से बिल्कुल ऐसे ऐसे इजाफा देखते जा रहे थे और रोज़ हमारी बेचैनी बढ़ती जाती थी। सुबह उठ के TV ऑन करते थे तो सोना बड़ा होता था, पेट्रोल बड़ा होता था, हर चीज़ बड़ी होती थी। वो कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, अब भी बढ़ रही हैं। लेकिन अब उन कीमतों में इजाफे का बुनियादों में से जो एक बुनियाद है वो डॉलर की कीमत है। तो अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो ग्रेजुअली, कम ही सही लेकिन महंगाई में कमी आएगी, इजाफा नहीं कमी आएगी। तो अल्लाह से दुआ तो यही है कि जो डंडा चला है और जो स्मगलर्स को पकड़ा गया है और ये जो इनको अफ़गानों को पकड़ा गया है और वो जितने भी गद्दार वतन हैं और जो बैरूनी आकाओं के साथ मिले हुए हैं, उन सबको जो डंडा फेरा गया है, जो कुंडे डाले गए थे उनको पकड़ा गया है, जो बिजली चोरों के ऊपर क्रैकडाउन और बड़ा तारीखी क्रैकडाउन हो रहा है, जो पेट्रोल के हवाले से हो रहा है। तो ज़रा ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं PTI के हवाले से भी ये कहता था कि इमरान खान ने जब रियासत मदीना का नारा लगाया था तो फिर उसका रुख उस तरफ होना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर मैं अब जिस तरफ मैं आपके सामने बैठा हूँ तो कैमरे की जानिब लाहौर है और मेरी पुश्त की जानिब पेशावर है। तो मैं अगर अपने सामने बैठे लोगों को ये कहता हूँ कि मेरी गाड़ी में बैठे और चले मैं आपको लाहौर की सैर कराता हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी इस तरफ मोड़ लेता हूँ, तो वो कहेंगे कि भाई लाहौर तो उस तरफ है, तुम्हारी तो सिमत ही गलत है, तुम्हारी डायरेक्शन गलत है। तो तुम अगर पेशावर के रास्ते पे चल पड़े तो लाहौर तो तुम कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो ये बेसिकली PTI ने किया था, नारा रियासत मदीना का लगाया था। लेकिन जो लुच्चर बनता एक भी हमें ऐसा काम नज़र नहीं आता
कि जिसकी डायरेक्शन रियासत मदीना की जानिब हो, कि पता चले कि हाँ यार ये ओवरनाइट तो नहीं होगा लेकिन इनका रुख उस तरफ हो गया। ऐसा ऐसा जो है वो कुछ नहीं था। तो बिल्कुल इसी तरह अब ये जो कुछ आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हो रहा है, इसकी कम से कम डायरेक्शन हमें दुरुस्त सिमत में नज़र आ रही है, इस बात की परवाह किए बगैर। आप याद रखिए कि इंडिया में नरेंद्र मोदी ने भी यही किया कि उसको चाय वाला कहा गया और उसको बड़े बड़ी, और ज़ाहिर है वो जालिम आदमी तो था, वो कसाई, गुजरात का कसाई कहते थे, उसने मुसलमानों पर जुल्म सारे किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तरक्की की बात आई, महंगाई को ख़त्म करने की बात आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आई, इंडिया को ऊपर ले जाने की बात आई, तो उसने अपनी सिमत जो दुरुस्त की, तो आज आप देख लें कि वो किस तरफ पहुंच गया। यही वो बात है जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने ये बयान दिया कि जनाब अगर 2017 वाले इकदामात का तसलसल रहता जो हमारे दौर के, नून लीग के दौर के थे, तो ये जो G20 समिट आज वहाँ हुआ है ना इंडिया में, वो पाकिस्तान में हो रहा होता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ठीक थी। तो डायरेक्शन ख़राब हो रही थी, तब ये जो डंडा चला है, ये डायरेक्शन जो है अब ये ठीक है। इस डायरेक्शन के रास्ते में जो रोड़े अटकाए गए, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जिसको तारीख में बिल्कुल गालियों और गलीज अल्फाज में याद किया जाएगा साकिब नासूर की तरह, वो है उमर अताब बंदयाल। और आज जनाब मैं इस आंख के साथ ये प्रोग्राम शायद ना करता, क्योंकि अभी मुझे आपसे बात करते हुए बड़ी तकलीफ़ और बड़ी मुझे इधर मसल्स में दर्द हो रही है, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए कहा कि आपको मुबारक हो कि 2 दिन बाकी हैं जुल्म की वो स्याह रात जो इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दी थी और जिसकी सुबह नहीं हो पा रही थी। अब वो रात ख़त्म होने को है, वो अंधेरा छटने को है। बंदयाल जा रहा है। बंदयाल के जाने के बाद बंदयाल के हवाले से जो कुछ मीडिया बोलेगा, अल अमान अल हफीज़, आज भी उस मनसिब की कदर करते हुए, उस कुर्सी की इज्जत रखते हुए कि जिस पे वो बैठा है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। लेकिन आप मेरी बात को लिख लें कि हफ्ते वाले दिन से जो कुछ होगा इसके साथ, वो फिर दुनिया देखेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आरिफ अलवी तो गुंडों से वक्ती तौर पे बच गया, बंदयाल गुंडों से नहीं बचेगा। मेरे इस मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे जुमले यूथियों ने मुझे बंदयाल के वाले से लिख के भेजे हैं कि जो नाकाबिले अशात हैं, लेकिन उनकी अशात हफ्ते वाले दिन से शुरू हो जाएगी। इस गलीज़ किरदार के ख़ात्मे के साथ अब हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक नूर फैलेगा, एक ऐसा सूरज तुलू होगा कि ये अदालत इंसाफ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।